नमस्कार बच्चों, दृष्टि एचसीएस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मयूर कस्तूरी और एक वीडियो सीरीज की बेहतरीन शुरुआत हम करने वाले हैं जहां एचसीएस के सभी संबंधित विषयों के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर मिलेंगी आपको रोजाना वीडियोस। और ये वो टॉपिक्स हैं जिन पे एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। और ना सिर्फ वो बच्चे जो कि अगले साल का हरियाणा सिविल सर्विसेज 2027 का एग्जाम टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए तो 100% बहुत बेनिफिशियल ये वीडियोस रहेंगी रहेंगी, मगर वो बच्चे जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी ये सीरीज बहुत लाभदायक होगी, जैसा आपको कंटेंट देख के समझ में आ भी जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि सभी संबंधित विषयों के विषय विशेषज्ञ आपसे जुड़ेंगे और डेली बेसिस पर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस मिलने वाली हैं। तो इसीलिए ईमानदारी से पढ़ाई करें, वीडियोस मिस ना करें और जो शानदार सरकारी नौकरी पाने का आपने सपना देखा है उसकी तरफ बढ़ाएं डेली महत्वपूर्ण कदम। आज हमारा विषय है रिवोल्ट ऑफ 1857, जो आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 विद्रोह जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है कारण। आखिर क्या हुआ कि इतने सारे भारतीय लोगों ने, अलग अलग वर्ग के भारतीय लोगों ने ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया क्यों? तो विद्रोह तभी व्यक्ति करता है जब वो परेशान होता है, और हम भारतीयों को आर्थिक रूप से परेशान किया गया था। जैसे हमारे किसान, उन पर इतना ज्यादा कर, इतना ज्यादा टैक्स लगाया गया कि तभी उन्होंने विद्रोह करना सही समझा। तो कर यानी टैक्स बहुत हाई होने के कारण। फिर हमारा जो शिल्पकार वर्ग है, हैंडीक्राफ्ट्समैन, उनका सामान भारत के अंदर नहीं बिक रहा है। आप सोचिए क्यों? क्योंकि देखो, जब हाथ से बनाया हुआ सामान होता है शिल्पकारों का, क्योंकि उस टाइम पर इंडिया में इंडस्ट्रीज तो ब्रिटिशों ने लगाई नहीं और इंडियन हाथ से ही लोग सामान बना रहे हैं, और इसका सामना उन्हें करना पड़ रहा है सस्ते ब्रिटिश निर्मित सामान का, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। तो ब्रिटिश मशीन निर्मित सामान बाढ़ की तरह भारत में आया, ये बहुत सस्ता था। दूसरी तरफ हाथ से बना हुआ सामान तो महंगा ही होता है, आज भी हैंडीक्राफ्ट सामान महंगा होता है। तो इसलिए जो कस्टमर है वो ब्रिटिशों का तो सामान खरीद रहा है, लेकिन वो इंडियंस का सामान नहीं खरीद रहा, जिसकी वजह से हमारा किसान वर्ग भी बर्बाद हुआ। और किसान वर्ग के साथ साथ हमने देखा कि जो शिल्पकार वर्ग है वो भी बर्बाद हुआ, यानी हैंडीक्राफ्ट्समैन वो भी बर्बाद हुए। फिर सोशल रीजंस, खुलेआम ब्रिटिश काले और गोरे का भेद करते थे, यानी रंग के आधार पर भेदभाव, और हमको निग्गा जैसे अपमानजनक शब्दों से बुलाते भी थे, तो कलर डिस्क्रिमिनेशन। इसके अलावा हमारी कई सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप। हालांकि यहां पे ब्रिटिश गलत नहीं थे, जैसे उन्होंने सती प्रथा खत्म की, उन्होंने विधवा पुनर्विवाह लाए और बाल विवाह यानी लड़कियों की जो शादी की उम्र थी उसको बढ़ाया, तो उन्होंने सही किया। लेकिन उस समय का जो रूढ़िवादी भारतीय समाज था उसने इसे हस्तक्षेप के रूप में देखा और इसलिए विरोध किया। तो हमारी सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप ये भी एक कारण बनता है इस विद्रोह का। फिर बात करें तो धार्मिक कारण, तो खुलेआम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। अब क्योंकि उस समय अधिकतर जो धर्म के लोग हैं वो हिंदू हैं या मुसलमान भारत में, तो इसलिए खुलेआम जब धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, ईसाई मिशनरियों ने बहुत सारे लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया। तो ऐसी स्थिति में कई सारे गैर ईसाई डरने लग गए कि कहीं ब्रिटिश उनको भी जबरदस्ती धार्मिक परिवर्तन ना करवा दें, तो इनसिक्योरिटी डेवलप हुई। फिर पॉलिटिकल रीजंस, जैसे आपने सुना है व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जहां पर लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया बच्चे? 7 राज्यों को हड़पा। अब आप किसी राजा, किसी रानी को रातों रात उसके क्षेत्र से हटा दोगे, किसी का उससे घर छीन लोगे, तो वो तो विद्रोह करेगा ही। इसके अलावा मिलिट्री रीजन, जैसे सामान्य भर्ती अधिनियम। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय के गवर्नर जनरल थे। इनका टाइम पीरियड 1856 से 62 रहा और 1857 का विद्रोह इनके समय ही हुआ। तो हम लोग देखते हैं ये एक एक्ट लाए, सामान्य भर्ती अधिनियम, जिसमें इन्होंने कहा कि इंडियन सोल्जर्स को हमेशा तैनात रहना पड़ेगा, कि हम उनको इंडिया के बाहर भी कहीं भेज सकते हैं। लेकिन इसमें जो उच्च जाति सिपाही थे, जैसे ब्राह्मण सिपाही, तो एक अंधविश्वास उस समय मार्केट में था कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र क्रॉस करेगा तो उसका जो वर्ण है वो गिर जाएगा, यानी वो अपने उस वर्ण का नहीं रहेगा जिसमें वो है, अब वो निचले वर्ण का हो जाएगा।
तो इसका एक रियल एग्जाम्पल है, एक सीताराम नाम के सैनिक थे जो कि आंग्ल अफगान युद्ध में समुद्र क्रॉस करके, अरब सागर क्रॉस करके जहाज में और भी सैनिकों के साथ जाते हैं अफगान क्षेत्र। जब वो अपने क्षेत्र वापस भारत में आएंगे, गांव में आएंगे, तब यहाँ पे उनका जात निकाला कर दिया जाता है, क्योंकि बोला जाता है तुमने समुद्र क्रॉस किया तो अब तुम हमारे साथ नहीं रह सकते, तुम्हारी जाति गिर चुका है, वर्ण गिर चुका है, जबकि एक अंधविश्वास है। लेकिन ये कैनिंग क्या बोले कि नहीं, हम कहीं पर भी भेज सकते हैं। इससे उच्च जाति हिंदू सिपाहियों की भावनाएं आहत हुई। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों के जो वेतन, जो सैलरी होते थे, प्लस जो पदोन्नति, प्रमोशन के अवसर होते थे, वो भी बहुत कम होते थे। और साथ साथ इमीडिएट रीजन की बात करें तो वो है एनफील्ड राइफल। अब ये एनफील्ड राइफल क्या है, तो ये जरूर आपने बचपन में सुना होगा एनफील्ड राइफल के बारे में। तो कहानी ये है कि ब्रिटिशों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, एनफील्ड राइफल, और इस एनफील्ड राइफल में आपको जो बारूद भरना होता था वो ये रहा। जैसा आप देख पा रहे होंगे, ये बारूद एक टॉफी जैसे रैपर में है, और यहाँ पे जो आपको दो लेयर दिख रहे हैं ये है असल में चर्बी, क्योंकि बारूद को नमी से बचाना है तो इसलिए एक फैट की कोटिंग होती थी, चर्बी की कोटिंग होती थी, ताकि पानी जो नमी है वो बारूद को टच ना करे, ताकि बारूद खराब ना हो। वरना वो दिवाली वाले पुराने पटाखे देखे होंगे तुमने, कैसे जलते हैं अगर उसमें नमी आ जाती है बारूद में। तो इस टॉफी जैसे रैपर को मुंह से खोलना पड़ता था और बारूद को आपको गन के अंदर सामने से डालना पड़ता था। समस्या इस स्टेप में है क्योंकि सैनिकों में एक अफवाह उठ गई कि ये जो फैट है, ये जो चर्बी है, ये गाय एवं सुअर के मांस से बना हुआ है। तो इसलिए हिंदू एवं मुसलमान सैनिकों ने इस एनफील्ड राइफल के कारतूस के खिलाफ विरोध किया कि हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। और फिर हम देखते हैं, आता है 29 मार्च 1857, जहां मंगल पांडे जो बैरकपुर में तैनात एक सैनिक थे, 34वीं देशी इन्फेंट्री यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, तो ये एक पैदल सैनिक थे, और इन्होंने मना कर दिया कि मैं ये गन नहीं चलाऊंगा। लेकिन जबरदस्ती ब्रिटिशों के इन पर दबाव बनाने की वजह से तब इन्होंने उन दो ब्रिटिश अधिकारी जो इन पर दबाव बना रहे थे, यूसन और बॉ, किसी किसी जगह में इसका नाम बाथ मिलता है और कहीं कहीं पर बॉ, इन दोनों की हत्या कर दी। तो 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे साहब ने हत्या कर दी कि लो, बहुत गन चलाने को कह रहे थे, लो चला लो गन, इन पे ही चला दी और दोनों को मार दिया कि लो अब आया मजा। लेकिन अब ब्रिटिश भी ये घटना भूलने वाले हैं नहीं। 29 मार्च 1857 इन्होंने दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या की और 8 अप्रैल 1857 इनको फांसी दे दी गई। अब यहां हम विद्रोह की शुरुआत नहीं मानेंगे, क्योंकि विद्रोह तब मानेंगे जब बड़े स्तर पर लोग विद्रोह करेंगे, और वो होगा 10 मई 1857। तो ये दिमाग में रखें, 10 मई 1857 मेरठ में मौजूद पूरी भारतीय सेना ने विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया, और यहीं से हम लोग 1857 विद्रोह की शुरुआत मानते हैं। यहां पर प्रतीक चिन्ह है कमल का फूल और चपाती। तो एक गांव के लोग दूसरे गांव वालों को कमल का फूल और चपाती देते थे, अगर सामने वाले गांव वालों ने भी इसको ले लिया, यानी जो तो एक तो गांव के लोग दे रहे हैं और जिन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसका मतलब वो भी इस विद्रोह में शामिल। अब सैनिकों ने 10 मई को मेरठ में विद्रोह शुरू किया, ध्यान दें, और अब वो रात भर चले। मेरठ के बगल में दिल्ली है, दिल्ली में मौजूद थे बहादुर शाह जफर, इनका पेन नेम है जफर, क्योंकि ये शायरियां लिखते थे तो जफर इनका पेन नेम है, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, वैसे ही इनका है जफर। तो इनके पास पहुंचे और इनको बना दिया शहंशाह हिंदुस्तान। इस समय इनकी उम्र 82 वर्ष थी, 82 ईयर्स थी। इन्होंने बहुत मना किया, लेकिन सैनिकों ने इनकी एक नहीं सुनी और इनके लाख मना करने के बावजूद भी इनको कंधे पे उठा लिया कि आप ही हो शहंशाह हिंदुस्तान, क्योंकि उनको एक ऐसा नाम चाहिए था जो पूरे इंडिया में मशहूर हो, और मुगल एक बड़ा नाम था, भले ही कमजोर हो चुके थे, इससे विद्रोह को और शक्ति मिलती है। अब जब 1857 विद्रोह हो रहा है तो गवर्नर जनरल है कैनिंग, मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, ब्रिटेन की महारानी है विक्टोरिया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम है पामरस्टन। क्या नाम है बच्चे? पामरस्टन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम। अब बात करें आगे की, अब हम देखते हैं कि ये विद्रोह कहां कहां हुआ। तो बच्चे दिल्ली से यहाँ पे विद्रोह, हमने क्या बोला कि बहादुर शाह जफर है। शुरुआत तो 10 मई को मेरठ से हुई, लेकिन दिल्ली एक इंपॉर्टेंट केंद्र है और यहाँ पर बहादुर शाह जफर उम्र 82 वर्ष, लेकिन वास्तविक कमान किसके पास थी? क्योंकि बहादुर शाह जफर तो लड़ना चाह नहीं रहे थे, तो वास्तविक कमान थी बच्चे बख्त खान, जनरल बख्त खान, इनके पास थी वास्तविक कमान। कानपुर में भी विद्रोह हुआ,
यहां पे नाना साहिब और तात्या टोपे के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। नाना साहिब की पेंशन ब्रिटिशों ने रोक दी थी, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। तात्या टोपे उनके मित्र एवं मिलिट्री कमांडर हैं। लखनऊ में लीडर है बेगम हजरत महल और उनका बेटा बिरजिस कद्र, ये हैं लखनऊ के लीडर। आप इन्हें अवध का लीडर भी कह सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ फैजाबाद, यहां पे लीडर है मौलवी अहमदुल्ला। यानी आपको जबरदस्त हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलेगी। कानपुर में नाना साहिब तात्या टोपे, यहां पर आप देखो मुस्लिम लीडर्स, अभी झांसी में आएंगी रानी लक्ष्मीबाई। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला के साथ बरकत अहमद। यहां पे झांसी में हम सब जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई, ये झांसी में शुरू में लड़ती हैं, लेकिन जब ब्रिटिश झांसी पर कब्जा कर लेते हैं तो ये ग्वालियर चली जाती हैं। खैर, फिर आते हैं बरेली। बरेली में लीडर हैं खान बहादुर खान, नाम नहीं भूलेंगे, खान बहादुर खान। फिर बात करें इलाहाबाद और बनारस, यहां पर कौन है बच्चे? मौलवी लियाकत अली। तो इलाहाबाद और बनारस में लीडर एग्जाम में पूछे तो मौलवी लियाकत अली। और बिहार में लीडर हैं बच्चे कुंवर सिंह। तो बिहार में लीडर का नाम है कुंवर सिंह। असल में कुंवर सिंह जमींदार थे। तो बिहार वाला जो क्षेत्र है वहां पे एक राज्य हुआ करता था पहले, जगदीशपुर, उसी के जमींदार है कुंवर सिंह। अब जब अलग अलग इंडियन लीडर्स हैं तो जाहिर सी बात है अलग अलग ब्रिटिश कमांडर भी होंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे। तो दिल्ली में आपने देखा बहादुर शाह जफर और बख्त खान, तो दिल्ली में कमांडर है जॉन निकलसन और ये दिल्ली जीत लेगा, लेकिन इस दौरान इसकी मृत्यु भी हो जाएगी। तो इसकी बेटा मृत्यु भी हो जाती है। खैर, कानपुर में हमें पता है नाना साहिब तात्या टोपे विद्रोह कर रहे हैं, तो यहां पे कौन भेजा गया है? कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ही मेन कमांडर इन चीफ है। तो बच्चे जितने भी यहां पे कमांडरों के नाम है, उनका जो कमांडर इन चीफ है तो वो कौन है बच्चा? तो यहां पे कमांडर इन चीफ है कॉलिन कैंपबेल। फिर लखनऊ में भी कॉलिन कैंपबेल है, फैजाबाद में भी कॉलिन कैंपबेल है, और ये तीनों ही जगह उत्तर प्रदेश में है। फैजाबाद में कॉलिन कैंपबेल के साथ एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेम्स आउटरम, तो ये नाम नहीं भूलना। तो फैजाबाद में कॉलिन कैंपबेल और जेम्स आउटरम। फैजाबाद में विद्रोह किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। बरेली में बच्चे कॉलिन कैंपबेल अगेन। तो कानपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, हर जगह कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद में उनके साथ जेम्स आउटरम। झांसी, रानी लक्ष्मीबाई को अगर हराना है तो कोई बड़ा व्यक्ति चाहिए, छोटा मोटा नहीं, ह्यूज व्यक्ति चाहिए, तो ह्यूज रोज, ऐसे याद रखो। इलाहाबाद में आपको मालूम है मौलवी लियाकत अली ने विद्रोह किया, यहां पर ब्रिटिश कमांडर आए कर्नल नील, यहां पे इनने कई सारे निर्दोष लोगों की भी हत्या की। खैर, बनारस में है कर्नल ऑनसेल, तो ये नाम नहीं भूलेंगे बच्चे, कर्नल ऑनसेल, ये भी एक ब्रिटिश कमांडर, लेकिन उतने ज्यादा फेमस नहीं, और अगर डेप्थ में क्वेश्चन आएगा तो ऐसा ही कोई नाम पूछेगा। फिर बिहार में, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स, दो लोग लगेंगे यहाँ पे। विद्रोह कुंवर सिंह ने किया, दो लोग कौन है? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। तो ये वो दो लोग हैं बच्चे जिन्होंने यहाँ पे विद्रोह को दमन करने आए। फिर विद्रोह के नायकों के साथ क्या हुआ? बहादुर शाह जफर, ब्रिटिशों ने इनको पकड़ा और इन पे इल्जाम लगाया कि आपको बड़ा चर्बी था शहंशाह हिंदुस्तान बनने का, और तब इनके तीनों बेटों को खूनी दरवाजा नाम की जगह पे मार दिया जाता है। तो दिल्ली में इनके तीनों बेटों को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, यानी बिल्कुल गन सर पे रख के इनके बेटों को मार दिया जाता है। ये बेटों की अंतिम तस्वीर। जबकि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया जाता है म्यांमार, और वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये अंतिम मुगल बादशाह बनते हैं। तो इनकी मृत्यु कहां पर हुई? इनकी मृत्यु हुई रंगून, म्यांमार। फिर बात करें नाना साहिब, तो नाना साहिब, इन्हें धोंधू पंथ भी कहते हैं, कानपुर से विद्रोह किया, ये नेपाल चले जाते हैं। आपको याद है कि नाना साहिब के खिलाफ कानपुर में कॉलिन कैंपबेल आए थे, तो नाना साहिब चले गए नेपाल। बेगम हजरत महल, यहां पे भी कॉलिन कैंपबेल आए थे लखनऊ में, और यहां पे बेगम हजरत महल भी नेपाल चली जाती है। तो नाना साहिब भी नेपाल, बेगम हजरत महल भी नेपाल। रानी लक्ष्मीबाई ये ग्वालियर आ गई थी, पहले झांसी में लड़ी फिर ग्वालियर, और ग्वालियर में मुरार की लड़ाई में 18 जून 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनका मृत शरीर जमीन पे पड़ा हुआ था तब यूज रोज इनको हराने वाले व्यक्ति ने इनकी डेड बॉडी को देखते हुए आपने आसपास के कमांडर्स को कहा कि जितने भी लोगों से मैंने लड़ाई लड़ी है उनमें एकमात्र अगर कोई मर्द की तरह लड़ा तो यही। और यहीं से सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक कविता लिखती हैं कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी। खैर, यहाँ पे तात्या टोपे साहब, इन्होंने तात्या टोपे साहब ने कानपुर में लड़ाई लड़ी, फिर ये भी ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई लड़े थे। हालांकि फाइनली हम देखते हैं कि इनको एक
जमींदार इनका मित्र था, उसने धोखा दिया, उसका नाम था मान सिंह, उसने धोखा दिया, इनको ब्रिटिशों ने पकड़ लिया और इनको शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी की सजा दी गई। खान बहादुर खान ये भी नेपाल गए, तो नाना साहिब भी नेपाल, बेगम हजरत महल भी नेपाल और खान बहादुर खान भी नेपाल, लेकिन नेपाली सरकार ने इनको पकड़ के ब्रिटिशों को दे दिया और ब्रिटिशों ने, अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दी। चलिए, तो यहां पे अब हमने पूरा विद्रोह के बारे में पढ़ लिया। मुझे आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।